मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 की मॉडल सेट पेपर 3 साइंस का सब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप में है। देखिए पहला क्वेश्चन जो डायग्राम का था, डायग्राम वाला हम बोले थे कि इसको एक ही क्लास में सारा डायग्राम हम बता देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखे। तो देखिए आप लोग यहाँ पे क्लियर कर देते हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और दाहिना हस्त का नियम क्या होता है। देखिए आप बाएं हाथ को अपना उंगली को तीनों उंगली को इस तरह स्ट्रेच कीजिएगा, ठीक है। अंगूठा को तर्जनी उंगली को और जिसको मिडिल फिंगर बोलते हैं, तीनों को इस तरह से स्ट्रेच कीजिए कि वो 90 डिग्री का तीनों बने। कैसे बन जाए? 90 डिग्री का। तो आपको बताते हैं कि अंगूठा जो अंगूठा इंगित करता है बल की दिशा को। अंगूठा क्या इंगित करता है? बल की दिशा को। और जो तर्जनी उंगली है, जो आगे वाला छोटा सा उंगली है, ये जो इंगित करता है, ये करता है मैग्नेटिक क्षेत्र को। किसको करता है? चुंबकीय क्षेत्र को ये इंगित करता है। और जो मिडिल फिंगर है बीच वाला, ये इंगित करता है आपको करंट की क्षेत्र को, मतलब विद्युत धारा की क्षेत्र को। ठीक है मेरे दोस्त, ये हो गया फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। इसी को आपको बैठा के लिख देना है कि अंगूठा किसको इंगित करता है, तर्जनी किसको इंगित करता है, अभी मिडिल फिंगर है ये किसको इंगित करता है। ठीक है, उसी टाइप में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, जो दाहिना हाथ को हम लोग ऐसे करते हैं। बस ये दोनों सेम ही रहता है, ये मैग्नेट रहता है, ये करंट रहता है, पर ये क्या बन जाता है? यह गति की दिशा बन जाता है। बल की दिशा से हटके क्या बन जाता है? गति की दिशा। बस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में यही अंतर है। लेफ्ट हैंड में हो जाता है बल की दिशा और राइट हैंड में हो जाता है गति की दिशा। ठीक है, तो इसी को हम लोग को क्या लिखेंगे? बैठा के लिख देंगे फ्लेमिंग का वामे हस्त का नियम, यानी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल क्या होता है। यहाँ पे देखिए उत्तर में चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के वामे हस्त के नियम से द्वारा जानी जाती है। इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के तीनों उंगलियों के माध्यम यानी कि मिडिल फिंगर, तर्जनी तथा अंगूठे परस्पर लंबवत फैलाते हैं। कैसे बोल रहे हैं? लंबवत इस टाइप से फैलाते हैं। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी जो ये वाला उंगली है किसको बोल रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और मध्यमा धारा की दिशा, यानी कि बीच वाला जो उंगली क्या है? धारा की दिशा। तथा अंगूठे धारावाहिक चालक पर लगे बल की दिशा, यानी कि अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है। इसको आप लोग अपने लैंग्वेज में बैठा कर लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे हम शुरू में बताए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बोल रहा है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। समजातीय श्रेणी का मतलब होता है जो एक जैसा हो, यानी कि देखिए यहाँ पे देखिए CH4 है और CH4 के बाद अगर हम लोग लिखते हैं C2H6, ये दोनों में अंतर कितना? देखिए यहाँ से कितना, 1 C बढ़ा और यहाँ से कितना C बढ़ा? यहाँ से 2 C बढ़ा। फिर लिखते हैं C3H8, फिर यहाँ से देखिए 2 H बढ़ा और यहाँ से 1 C बढ़ा। यानी कि हर बार CH2 का जो अंतर रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी। ठीक है, यहाँ पे देखिए पढ़ के आप लोग को बताते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएंगे। समजातीय श्रेणी वैसे यौगिक की श्रेणी होती है जिसके सभी सदस्यों की किसी सामान्य सूत्र के व्यक्त किया जाता है। सामान्य सूत्र बार बार आ रहा है CH2 तथा किसी भी दो क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्र CH2 होता है। कितना होता है? दोनों के बीच का अंतर हमेशा कितना होगा? CH2 होता है, CH2 का अंतर होता है। इस श्रेणी के सभी यौगिक में एक ही क्रियाशील समूह रहने के कारण उनके रासायनिक गुणों का समानता पाई जाती है। इसमें रासायनिक गुण एक ही टाइप का पाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखिए यहाँ पे लिख रहा है अल्केन के श्रेणी सदस्यों में सूत्र CnH2n+2 से व्यक्त किया जाता है। इस श्रेणी के सदस्य मीथेन, इथेन, प्रोपेन आदि उनके गुणसूत्र स्पष्ट हैं। यदि प्रत्येक सदस्यों अपने पहले आए हुए सदस्य CH2 से अधिक है, अतः अल्केन श्रेणी में एक समजातीय श्रेणी है। तो ये सब क्या अल्केन, ये सब क्या है? देखिए मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सब क्या है? ये सब आपका हो गया अल्केन समूह का एक श्रेणी है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया सब क्या समझते हैं? यहाँ पे देखिए वैसे अभिक्रिया जिसके दो यौगिक के जलीय विलयनों को परस्पर मिश्रण करने पर विलयन से ठोस पदार्थ अवक्षेपित होता है। यानी कहना यह अर्थ है कि दो ऐसा विलयन हम लोग को लेना है, यौगिक लेना है जो जलीय विलयन हो, और दोनों को जब मिलाते हैं तो कैसा मिल जाता है? एक ठोस पदार्थ अवक्षेपित होता है, अवक्षेप अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जल में बेरियम क्लोराइड एवं सोडियम सल्फेट के विलयन को आपस में मिलाने पर बेरियम से निष्पादन श्वेत अवक्षेप का प्राप्त होता है। ठीक है, ये आप लोग क्या कीजिएगा, ये रिएक्शन को आप लोग याद कर लीजिएगा। BaCl2 प्लस Na2SO4 को अगर मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? NaCl प्लस BaSO4, इसी को श्वेत अवक्षेप बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है धमनी और सीरा का दो अंतर लिखे। देखिए आप लोग को बता देते हैं, जो छोटा मोटा नस होता है, जो हम लोग हमारे शरीर में जब सब्जी वगैरह काट रहे कहीं से भी नस कट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर जब धमनी कटेगा तो प्रॉब्लम होता है। मेन जो हम लोग का नस होता है वो धमनी होता है। देखिए धमनी यहाँ पे जो मोटा जैसा 2 ठो नली यहाँ पे गया है नस वाला, इसको हम लोग धमनी बोलते हैं। हाथ का जो यहाँ पे से गया है उसको हम धमनी बोलते हैं। अब बाकी शरीर में अन्य जगहों पे उसको सीरा है, उसको सीरा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीरा और धमनी में क्या अंतर है, यहाँ लिख लीजिएगा। धमनी एवं सीरा में निम्नलिखित 3 अंतर है।
धमनी एक साइड लिखिए, एक साइड सीरा लिखिए। देखिए इसमें अधिकांश शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी इसका अपवाद है जिनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। देखिए धमनी में अधिकतर है जो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, पर अपवाद में याद रखिएगा फुफ्फुस धमनी है उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। सिरा में याद रखिए इनके द्वारा भी ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन फुफ्फुस सिरा इसका अपवाद है। इसमें क्या होता है, इसमें अशुद्ध रक्त हम लोग को प्रवाह होता है, इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है, पर इसमें अपवाद में क्या है, लेकिन फुफ्फुस सिरा है जो जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। यहाँ देखें इनका दीवार मोटी एवं लचीली होता है, इनकी दीवार पतली एवं कम लचीली होता है। तीसरा देखिए इनमें कपाट नहीं होते हैं। इसमें देखिए तीसरा का इनमें कपाट उपस्थित होता है जो पीछे की ओर रक्त को प्रवाह को रोकता है। ये तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा अंतर को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के नजरिए से। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर में पादपों में प्रकाश अनुवर्तन क्रिया में पौधे के अंग की गति प्रकाश की प्रभावित होती है। पौधे के शीर्ष भाग पत्तियों की गति प्रकाश की ओर होती है तथा जड़ की गति प्रकाश से दूर होती है। इसमें आप लोगों को बताना है जो पौधे का अंग गति करता है वो प्रकाश से प्रभावित होकर करता है, शीर्ष भाग पत्तियों और गति प्रकाश की ओर जाता है और जड़ प्रकाश की ओर नहीं जाता। बस इसको आप लोगों को बैठा के लिख देना। भाई क्वेश्चन नंबर 7 में हम यह कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं। तो जीवाश्म को पता करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए बता रहे समझ में आ जाएंगे। जीवाश्म कितने पुराने हैं इसे जानने के दो समान तरीके हैं। जो जीवाश्म कम गहराई से प्राप्त होंगे वो निश्चित ही उस जीवाश्म से जो अधिक गहराई से निकाले गए नूतन होंगे। यानी कि बोल रहा है जो ऊपर होगा वो नूतन होगा, जो नीचे गहराई में होगा वो पुराना जीवाश्म होगा। इस प्रकार अधिक गहराई से प्राप्त जीवाश्म ज्यादा प्राचीन होंगे, यानी कि जो ज्यादा गहराई से मिलेगा वो ज्यादा प्राचीन होगा। जीवाश्म की आयु की गणना समस्थानिक अनुपात के अध्ययन द्वारा भी किया जा सकता है। आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जो ज्यादा गहराई से पाया जाता है जीवाश्म वो ज्यादा पुराना होगा और जो कम गहराई से पाया जाएगा वो नया होगा। इसको बैठा के लिख दीजिएगा। इसको हम लोग गिनते किससे, समस्थानिक के अनुपात द्वारा से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग करना है क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, सचित्र स्पष्ट करें। देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलिए या प्रिज्म बोलिए, दोनों एक ही चीज है। प्रिज्म में भी बोलेगा तो आपको यही चीज बनाना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले फिजिक्स में आप लोग एक फिगर याद रखिएगा। ये फिगर आप लोग याद रखिएगा प्रिज्म का, कांच का प्रिज्म है। ठीक है, यहाँ से श्वेत प्रकाश गुजर रहा है, श्वेत प्रकाश गुजरने के बाद इस तरह से 7 कलरों में टूट जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बिबग्योर। देखिए BIBGYOR बिबग्योर, बिबग्योर याद रखिएगा, यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, या बैनी या फिनाला भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, बैनी या फिनाला। तो इसको बैठा लीजिएगा नीचे से ऊपर की ओर। सबसे ऊपर में लाल रंग होता है और सबसे नीचे क्या होता है, बैगनी। तो बिबग्योर याद रखिएगा। इस टाइप से आपका एक पट्टा बन जाता है। तो इसी को लैंग्वेज में हम लोग को लिखना है। तो इसमें क्या लिखना है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में टूट जाती है। 7 रंग कुछ इस टाइप में है, बैगनी या फिनाला लिख दीजिएगा। ठीक है, या पूरा लिख दीजिएगा, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, उत्तर पढ़ता आप लोग को समझ में आ जाए। कांच में प्रकाश के विभिन्न वर्णों की चाल भिन्न भिन्न होती है, इस कारण उनके लिए कांच का वर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि लाल की अपेक्षा बैगनी वर्ण के प्रकाश की चाल कम होती है, जिस कारण अपवर्तनांक अधिक होता है। चूंकि विभिन्न कणों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है इसलिए उनका विलयन भी अलग अलग होता है, इसलिए वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसको देखिए आपने जब बैठा के लिखिएगा, इसमें थोड़ा सा आंसर दूसरे टाइप के दिए, आप लोग याद रखिएगा। कोई भी प्रकाश, श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में टूट जाती है। 7 रंग कुछ इस तरह से हैं, 7 रंगों का नाम लिख दीजिएगा और उसके बाद लिख दीजिएगा आप लास्ट में इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप लोग लास्ट पॉइंट देके लिख दीजिएगा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है। लाल रंग नहीं फैलते हैं और बैगनी कलर फैल जाते हैं। बस इतना ही लिखना है वर्ण विक्षेपण में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, क्योंकि 9 में आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल एक ही बार सारा बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 10 में बैलेंस है और आपको हर सेट में बैलेंस करने के लिए दे रहा है। आप लोग बैलेंस अच्छे से करके जाइएगा, आपका 3 क्वेश्चन एकदम बैलेंस से फिक्स ही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखना है CA यहाँ पे कितना है, 2 है। तो इधर भी CA कितना होना चाहिए, इधर भी CA होना चाहिए था 2। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ भी देखिए CA 2 है, तो CA तो बैलेंस हो गया, इसमें कुछ करना नहीं है। CA 2 है, यहाँ भी CA 2 है। अब यहाँ पे देखिए H कितना है, यहाँ H 2 है और यहाँ एक 3 है, तो 3H इधर हो गया। तो इधर भी हमको कितना करना है, 3H करना है। यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 2, तो 2 डालने से कितना हो जाएगा, 2H हो गया और 2H इधर हो गया और 2H इधर हो गया, 4H हो गया। तो इधर मेरा कितना H है, 2 ही H है। तो इसको 4 करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, 2 डाल देंगे,
2 दूना कितना हो गया 4h हो गया। अब बाकी सब देखिए बराबर है। इस तरह से आप लोगों का क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। ठीक है, बी में देखिए यहाँ पे इधर Al एक ठो है, इधर भी Al एक ठो है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए Cl 3 ठो है, यहाँ Cl 2 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा 3 डालेंगे तो Cl कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग 2 डालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा Cl 3 दूना 6 Cl बराबर कर देंगे। ठीक है, अब हमको देखिए यहाँ पे Al कितना है Al 2 आ गया, तो यहाँ हमको क्या डालना होगा Al 2। और यहाँ पे देखिए Cu 3 हो गया, तो इधर भी 3 करना, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे 3। तो इस टाइप से आपका हो गया बैलेंस। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए क्या NaOH है ना, तो इधर देखिए NO2 है, तो इधर Na क्या है Na2 नहीं है, तो यहाँ 2 लगाइएगा। ठीक है, तो NO2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए Na2 हो गया, Na दोनों बैलेंस हो गया। यहाँ देखिए इधर देखिए OH के को है 2 और 2 4 को OH है, तो इधर भी 4 को बनाना पड़ेगा H को, तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा 2, तो 2 दूना कितना 4H हो गया। अब ठीक है मेरे दोस्त, इस टाइप में ये भी क्या हो गया, ये आपका पूरा बैलेंस हो गया। दोनों तरफ देखिएगा, दोनों तरफ एलिमेंट क्या हो गया हम बराबर कर दिए। ठीक है, तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। नंबर 11 में देखिए बोल रहे हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में 2 अंतर को लिखें। देखिए मेंडलीफ का आवर्त सारणी, सबसे पहले मेंडलीफ का आवर्त सारणी था, उसको मॉडिफाई करके आज मोजले निकाला था आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें 2 अंतर क्या, पहला अंतर तो यही है कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, यह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, यह तत्वों को परमाणु संख्या पर आधारित है। इसमें उप समूह ए तथा बी एक ही वर्ग के अंतर्गत है। इसमें उप समूह ए तथा बी को अलग अलग वर्गों के रूप में रखा गया है, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें कुल 6 क्षैतिज पंक्तियां और 8 ऊर्ध्व स्तंभ है, यानी कि 6 ठो आवर्त है और 8 गो वर्ग है। इसमें कुल 7 क्षैतिज पंक्तियां और 18 को उद्गर्भ है, यानी कि 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है पौधों के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए ये वाला फिगर आप पहले याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करना है, ये फिगर को आप लोग याद कर लीजिए, एक पत्ता बना लीजिएगा इसे करके। ठीक है, इसमें से पत्ता से क्या क्या निकलता है, क्लोरोफिल निकलता है, जल निकलता है, ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन, ये सब प्लस करके स्थिरांक ये सब लिख लीजिएगा। मिट्टी का जड़ से अवशोषण करता है, नीचे से मिट्टी का जड़ अवशोषण करता है, पौधे के विभिन्न भाग हैं, वायु मुक्त होता है इससे, और वायु से CO2 निकलता है, सूर्य से क्या करता है ऊर्जा लेता है। ठीक है, तो ये वाला आप याद कर लीजिएगा फिगर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे हरे भागों जैसे पत्तियां, कोमल तने आदि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 व जल H2O की सहायता से भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अर्थात पौधे के हरे भागों द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। स्पष्टतः पर्णहरित युक्त पौधे अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं तथा स्वपोषी कहलाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है उसको स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, ये पौधे सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में अत्यंत साधारण अकार्बनिक यौगिक प्रमुखतः जल व कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ खनिज पोषक पदार्थों से प्रकाश संश्लेषण द्वारा पहले साधारण और बाद में जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, वसाएं, प्रोटीन इत्यादि सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये समीकरण आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है। CO2 को H2O में जब हम लोग मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जब जल मिलाते हैं तो यहाँ ग्लूकोज और ऑक्सीजन देता है। यही चीज़ यहाँ पीछे में यहाँ पे पत्ता में लिखा हुआ था। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में है बाघों की जनसंख्या में कमी आनुवंशिकता की दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है। तो यहाँ पे देखिए बाघों में आनुवंशिक विभिन्नता लगभग नहीं के बराबर है। यदि अत्यंत तेजी से बदलती पर्यावरणीय स्थितियों में परिवर्तन नहीं आया तो सब नाटकीय रूप से समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी बाघ में किसी भयानक रोग का संक्रमण हो जाए तो सभी बाघ उसी से मर जाएंगे, क्योंकि संक्रमण उनकी जीन का आकृति की प्रभावित करेगा। बाघों को नियंत्रण घटती संख्या भी यही संकेत कर रही है कि पर्यावरण में आया परिवर्तन उनके अनुकूल नहीं हो रहा है और वे शायद शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो कहने का अर्थ है कि कोई भी संक्रमण रोग अगर बाघ को होगा तो सबको हो जाएगा और वो शीघ्र ही क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, इसे आप लोग बैठा के लिख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में है खाद्यान्न क्या है, यह पर्यावरण संरक्षण को किस प्रकार संबंधित है। यहाँ देखिए खाद्यान्न भारत के राजस्थान राज्य में कृषि के उपयोग हेतु प्रचलित एक पारंपरिक जल संरक्षण की एक विधि है, यानी कि जल जमा करने की एक विधि है जिसे हम लोग खाद्यान्न कहते हैं। खाद्यान्न वास्तव में एक लंबी बांध संरचना है जिसका निर्माण ढालू कृषि क्षेत्र में आर पार किया जाता है, यानी कि ये क्या है, पानी को वहाँ जमा कर रखते हैं, ढालू क्षेत्र में किया जाता है इसको। वर्षा का जल कृषि क्षेत्र से होता हुआ नीचे उतरता है परंतु खाद्यान्न बांध द्वारा रोक लिया जाता है। खाद्यान्न एक बांध है जिसे हम लोग
जल जमाने के लिए करते हैं। बांध के पिछले छिल्ला कुआं खोद दिया जाता है ताकि यदि जल का खादिन की ऊंचाई स्तर से ऊपर उठे तो वो बाहर जाकर कुएं में भरता रहे। मतलब पीछे साइड में कुआं कर देता है कि ज़्यादा पानी हो जाएगा तो कुआं भर जाएगा। इस प्रकार खादिन क्षेत्र में जमा जल धीरे धीरे भूमि में समा जाता है और कुएं के द्वारा जो जल भूमि में जाता है वह भूमिगत जल स्तर उठता है। इस प्रकार खादिन की संरचना द्वारा वर्षा का जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, इसे आप लोग अच्छे से समझ के बैठा के लिख दीजिएगा। इस तरह से आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। देखिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें। तो जो पहला है ये VBI है, आप लोग इसे एकदम करके ही जाइएगा। ओम का नियम क्या है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए ओम के नियम के लिए सबसे पहले आप लोग क्या क्या याद रखना है, यहाँ पे लिखिएगा ओम का नियम। नियत ताप पर किसी चालक से प्रभावित धारा चालक के आड़े विभवांतर भी समानुपाती होती है। यानी कि आपको डायरेक्ट याद रखना है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ देखिए V समानुपाती का साइन है, इक्वल टू I होता है, अथवा I इक्वल टू V/R लिख सकते हैं। यही ओम्स लॉ है। 1/R क्या समानुपातो नियतांक है। इस राशि को चालक का प्रतिरोध भी कहा जाता है। इसको जांच कैसे करेंगे, ओम के नियम की जांच। तो 5 नंबर में देगा तो जांच भी लिखना होगा। तो यहाँ देखिए चित्रानुसार परिपथ में तैयार करते हुए इसमें एक प्रतिरोध XY तथा आमीटर A और वोल्ट मीटर भी 1.5 वोल्ट मीटर के 4 सेल चित्रानुसार जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए इसको आप लोग फिगर को याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक तो वोल्ट जोड़ा है, 4.5 का वोल्ट मीटर जोड़ा है, एक आमीटर जोड़ा है। ठीक है, और इसमें एक प्रतिरोध जोड़ा हुआ है। ठीक है, आमीटर वोल्ट मीटर सारा चीज़, और 4 सेल जोड़ा हुआ है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल। ये फिगर को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये काम कैसे कर रहे हैं पढ़ते आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए क्रिया विधि, कुंजी के को डालकर केवल एक सेल को परिपथ में लाते हैं। संयोजन 1, इस समय आमीटर पठन I तथा अनुरूप वोल्ट मीटर का पठन भी लेते हैं। यानी कि करंट के लिए I लेते हैं, वोल्टेज के लिए भी लेते हैं, एवं सारणी में अंकित करते हैं। अब K को निकालकर 2 सेलों को परिपथ में लाते हैं। K को निकालकर क्या करना है, 2 परिपथ में लाते हैं, एवं K डालकर आमीटर पठन I वोल्ट मीटर का पठन भी लेते हैं। यानी करंट के लिए I लेंगे, वोल्ट मीटर के लिए भी लेंगे, एवं सारणी में अंकित करते हुए इसी तरह 3 सेलों को 4 सेलों को परिपथ में लाकर पठनों में सारणी में अंकित करते हैं। क्रिया विधि एकदम अच्छे से आप लोग याद करके जाइएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग को एक ग्राफ बनाना है। देखिए आप लोग को एक ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ इस टाइप में बनाइएगा। आप ऐसे स्केल से लिख दीजिएगा, एक तो एक्स एक्सिस और एक तो वाई एक्सिस बना लीजिएगा। तो इधर वाला करंट है और इधर वाला क्या है, वोल्टेज। तो इसमें क्या बोला गया है, ओम्स का लॉ में बोला गया अगर करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए जब हम लोग यहाँ पे 1 वोल्ट मान लीजिए बढ़ा दिए तो यहाँ देखिए करंट भी बढ़ गया, फिर और आगे बढ़े तो यहाँ वोल्ट बढ़ाएं तो करंट भी बढ़ रहा है। यानी कि इसका स्ट्रेट, यानी कि इसकी सीधा रेखा में एक लाइन को खींच देंगे, ये आपका ग्राफ हो गया। तो ग्राफ को भी याद कर लीजिएगा, 5 नंबर में आप ग्राफ भी बना दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, इसे दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। उत्तर में, यदि किसी चुंबक के बंद कुंडली के समीप लाया जाता है तो किसी चुंबक उस कुंडली से दूर ले जाता है तो दोनों ही स्थिति में कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। यानी कि करने का अर्थ है कि मान लीजिए कि एक यहाँ पे वायर है तार का, ठीक है, और चुंबक इसका नज़दीक ले जाएंगे और फिर दूर ले जाएंगे तो इस वायर में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। आपको ये समझना है, यह धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि चुंबक गतिशील करता रहता है। यानी कि चुंबक इसका किनारे किनारे ऐसे ऐसे हम लोग करते रहेंगे, यानी कि रगड़ते रहेंगे, गति होते रहेगा चुंबक में, तो क्या होगा, इस कॉइल में हमेशा करंट प्रवाहित होते रहेगा। इस प्रकार चालक में विद्युत वाहक बल एवं विद्युत धारा से प्रेरित होती है, जिसे क्रमशः प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। यह एवं घटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। यही घटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है, तो आप लोग इस टाइप से वो बना लीजिएगा, कुंडली इसमें लपेट दीजिएगा और चुंबक को यहाँ पे ले जाके बार बार ऐसे करना। यहाँ पे देखिए इधर गति कर रहा है, इधर इसमें इधर गति कर रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे चुंबक कर रहे हैं कॉइल के सामने ले जाकर। देखिए इसे प्रदर्शित करने के लिए सर्वप्रथम एक काठ का खोखला बेलन लिया जाता है। इस बेलन के ऊपर अनेक फेरों वाली तार की एक कुंडली AB लपेट दी जाती है। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन में आप लोग बनावटी में लिखना क्या है, आपको एक काठ लेना है और काठ के ऊपर ढेर सारा तांबा का जो कॉइल है उसको फेरा लपेट लेना है। ठीक है, इसके बाद एक सुग्राही गैल्वेनोमीटर को चित्रानुसार जोड़ दिया जाता है। इसमें एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ देंगे। अब एक छड़ के चुंबक को लेकर उस कुंडली के समीप तेजी से ले जाया जाता है। अब एक तो चुंबक का छड़ इसके सामने तेजी से ले जाया जाता है तो दिखता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई सुई का एक खास दिशा माना दाहिने की ओर विक्षेपित हो जाती है। पुनः इस छड़ को चुंबक को कुंडली से दौड़ लिया जाता है तो
गैल्वेनोमीटर की सुई बाएं की ओर विक्षेपित हो जाती है, अर्थात लाने के क्रम में चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है तथा दूर ले जाने के क्रम में चुंबकीय क्षेत्र घटता है। तब कुंडली और चुंबक दोनों के स्थिर हो जाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर की सुई में भी किसी प्रकार की कोई विक्षेप नहीं होता है। इस प्रयोग से स्पष्ट है कि कुंडली के सापेक्ष चुंबक की गति के प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होता है, फलस्वरूप विद्युत परिपथ प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत वाहक बल को प्रेरण की यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। देखिए इसमें वर्किंग किस टाइप से करना है, एक लकड़ी का काठ लेना और लकड़ी के काठ के ऊपर तांबा का वायर को गोल 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 करके वहाँ पे हम लोग को बहुत सारे फेरों में लपेट देना। उसके बाद उसमें एक गैल्वेनोमीटर नीचे लगा देना है और अब मैग्नेट को क्या करना, मैग्नेट के छड़ को तेजी से नज़दीक ले जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का जो सुई है दाहिना की ओर थोड़ा सा चढ़ेगा, दाहिना की ओर जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब दूर ले जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर का सुई जो है बाएं की ओर विक्षेप करेगा। ठीक है, अब अगर उसके नज़दीक नहीं ले जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर का जो सुई है वो जीरो पे ही रहेगा। इससे यही साबित हो गया कि कोई भी चीज़ अगर नज़दीक ले जाते हैं, मैग्नेट अगर नज़दीक ले जाते हैं कोयल के पास में, तो क्या होता है उसके अंदर में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस घटना को हम लोग चुंबकीय प्रेरण कहलाते हैं। इसको भी आप लोग बैठा के ऐसे से समझ के लिख दीजिएगा, एग्जाम में आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आप लोग को फिगर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए यहाँ पे फिगर है। ठीक है, तो सबके बारे में लिखना थी, तो आप लोग जान ही रहे, इसको बल्ब बोलते हैं, इसको कुंजी बोलते हैं। इस टाइप में जब भी रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुंजी। तो 2 नंबर में कुंजी है। विरोध के बारे में आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे, एक एनोड होता है, कैथोड होता है। ठीक है, 4 नंबर तो बीकर है। 4 नंबर क्या है, इसको बीकर बोलते हैं, जो कांच का बना इसको क्या बोलते हैं, बीकर। ग्रेफाइड है। 3 नंबर में क्या है, इस छड़ का नाम क्या है, ग्रेफाइड है। और चौथा तो बीकर हो गया। और 5वां में आप लोग को याद रखिएगा लवण का विलयन है, क्या पानी का द्रव है, यानी कि लवण का विलयन। 5वां में लवण का विलयन है। ठीक है मेरे दोस्त, इसको आप लोग याद कीजिएगा। ये भी आपका VVI है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन देता है तो आपको 5 नंबर 5 पॉइंट लिखिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इसका देखिए आंसर यहाँ पे है, बल्ब है, स्विच है, यानी के को स्विच बोलते हैं, ग्रेफाइड का छड़ है, बीकर है, लवण का विलयन है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। नंबर 18 में अमीबा में पोषण की प्रक्रिया चित्र के साथ समझाइए। अमीबा में पोषण, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग इसको याद कर लीजिएगा फिगर को। इस टाइप से अमीबा का फिगर होता है। उसके बाद देखिए ABC करके लिख दीजिएगा। A में इस टाइप से बना लीजिएगा, B में इस टाइप से बनाइएगा, C में इस टाइप से और D में इस टाइप से बना लीजिएगा। खाद्य कण, पदार्थ, कुटपात, खाद्य रिक्तियाँ, खाद्य कण, इस टाइप से आप लोग फिगर, ये चारों फिगर को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसके बारे में देखिए हम लोग लिखते हैं। अमीबा अपनी सतह पर उंगलियों जैसी अस्थायी प्रवर्तक बनाता है, उन्हें कुटपात कहते हैं। कुटपात भोजन को घेर कर एक प्रकार की खाद्य धानी बनाता है और स्वयं गायब हो जाता है। ठीक है, इसको कुटपात बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा खाद्य कण को क्या कहते हैं, कुटपात। दूसरा नंबर पॉइंट है, कोशिका द्रव में उपस्थित पाचक एंजाइम रिक्तियाँ या खाद्य धानी में प्रवेश करते हैं और भोजन को पचाते हैं। खाद्य धानी को कोशिका में भ्रमण करती रहती है और पचे हुए भोजन के कण विसरित होकर कोशिका द्रव में मिलते रहते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है, रिक्तियाँ घूमते घूमते कोशिका की सतह पर चिपक कर फट जाती है, तब अनपचा भोजन कोशिका से बाहर निकल जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तीनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा, ऐसे लिख पाइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। वे कौन कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले विशिष्ट जीवों की संख्या सम्मिश्र से बढ़ सकती है। B में बोल रहा है समझात अंक की परिभाषा लिखे। समझात अंक बताए थे, दिखेगा एक जैसा पर काम अलग अलग होता है। तीसरा नंबर है, नदी पर बांध बनाने का क्या लाभ है, कोई 2 लाभ को लिखें। तो इसको आप लोग तो बैठा के 2 लिख देना, A और B। A सिर्फ समझा देते हैं, ठीक है, B और C तो आराम से लिख दीजिएगा। यहाँ देखिए A में है, यदि जनसंख्या में परिवर्तन उत्पन्न हो तो वे परिवर्तन विशिष्ट सुरक्षा एवं पोषण के प्रति अनुकूल प्रतिकूल अवस्थाएं उपस्थित करते हैं, तो विशेष लक्षण वाले विशिष्ट जीवों की संख्या सम्मिश्र से बढ़ी प्राकृतिक प्रभेद चयन और आनुवंशिक अनुकूलता से इस कार्य में विशेष सहयोग प्रदान करते हैं। अगर जनसंख्या में परिवर्तन उत्पन्न हो गया तो समझिए विशिष्ट की सुरक्षा पोषण और अनुकूल प्राकृतिक अवस्थाएं उपस्थित हो जाएगा और संख्या क्या हो जाएगा, सम्मिश्र से बढ़ सकती है। इसको आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा, पहला वाला क्वेश्चन। अब B और C इजी है, कोई कोई क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है पर कोई क्वेश्चन आसान भी है जो जल्दी याद हो जाएंगे। B देखिए तुरंत याद हो जाएंगे। B में बोल रहा है वे अंग जो संरचना के उद्भव में समान होते हैं लेकिन अलग रूप से दिखाई देते हैं, विभिन्न कार्य करते हैं, समझात अंग कहलाते हैं। आप लोग समझात अंग सीधा याद रखिएगा, जो दिखते एक तरह का है, समान दिखते हैं पर कार्य दोनों का अलग अलग होता है, उसे हम लोग समझात अंग कहते हैं। यहाँ देखिए C में बोल रहा है बांध के निर्माण से सिंचाई के लिए सहायता से जल उपलब्ध होता है तथा पन बिजली का उत्पादन होता है। देखिए 2 तो आप लोगों को लाभ लिखना था, तो बहुत सारे बांध का बहुत सारा लाभ है। वहाँ का पानी जमा के हम लोग पानी पीने की योग कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं या पन बिजली बना सकते हैं। तो पहला बोला कि पन बिजली उत्पन्न होता है। नहर द्वारा बांध के जल की सिंचाई के लिए सुदूर देहातों में ले जाया जाता है, यानी सिंचाई करने के लिए जल को देहातों में ले जाया जाता है। बांध एवं नहर की सहायता से सिंचाई की समुचित व्यवस्था के लिए इंदिरा गांधी नहर को दिखाया जा सकता है, जिसने राजस्थान जैसे मरुस्थल वाले प्रदेश के कुछ हिस्सों में हरा भरा कर दिया है। ठीक है मेरे दोस्त, इस टाइप से आप लोग का सब्जेक्टिव का साइंस सेट 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में सेट 4 के साथ।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।